समस्या यह थी कि पांचों सम्राटों ने अभी तक युद्ध भूमि में एक साथ हमला नहीं किया था। यदि वे सभी एक साथ प्रहार करते तो रेणुका नगर की सेना को गंभीर क्षति होती, भले ही वे कुछ समय तक प्रतिरोध कर पाते। टीम जेनिथ शायद उन्हें थोड़ी देर रोक पाते, लेकिन उनकी जीत की संभावना कम थी। साथ ही रेणुका नगर के पास संसाधन बहुत कम थे और जैसे जैसे युद्ध खिंचता जाता, स्थिति और कठिन होती जाती। अंततः यदि राशन और आपूर्ति समाप्त हो गईं और एक बार हार शुरू हुई तो अन्य एलियन नस्लों का मनोबल टूट जाता और सेना बिखर जाती। तब रेणुका नगर की हार निश्चित होती। सौम्या को महसूस हो रहा था कि सुरा कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। मित्र सेनाओं में कुछ जातियां अजीब व्यवहार कर रही थीं। वे दूसरी जातियों के शिविरों के इर्द गिर्द भटक रही थीं। सौम्या ने विशेष रूप से कुछ योद्धाओं को उनकी निगरानी पर लगाया। मैं उम्मीद करती हूं कि ये जातियां इतनी आसानी से गद्दारी नहीं करेंगी, लेकिन अगर करेंगी तो रेणुका नगर उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। सौम्या और हंसी जल्दी ही रेणुका नगर की अकादमी पहुंच गईं। वहां का अधिकतर उपकरण वुड स्पिरिट्स द्वारा प्राकृतिक रूप से उगाया गया था। हालांकि वे आधुनिक प्रयोगशाला उपकरणों जैसे दिखते थे। जिस प्रयोगशाला की ओर वे बढ़ रही थीं, वह जैविक अनुसंधान के लिए थी। येलुओ प्रमुख ने थके हुए बाल और गहरे काले आंखों के नीचे भारी थकान के साथ उनका स्वागत किया, लेकिन उन्हें देखते ही उनकी आंखों में उत्साह की चमक आ गई। आप आ गईं। येलुओ प्रमुख की लड़ाई की क्षमता किसी सुरा राजा से कम नहीं थी, पर इस समय वे बेहद थके हुए लग रहे थे। उनकी जैसी शारीरिक शक्ति रखने वाले को इतना थका हुआ देखने का मतलब था कि वे कुछ सप्ताह से बिना नींद के काम कर रहे हैं। सौम्या ने चिंता से में सिकोड़ ली। प्रमुख जी, मुझे पता है कि आपको अपना शोध कितना प्रिय है, लेकिन आपको आराम भी करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही थक गए तो जब से येलुओ झर को सुरा ने सरल विधियों से निष्क्रिय करना सीख लिया था, तब से येलुओ प्रमुख पागलपन की हद तक उसके सुधार में जुट गए थे। नहीं नहीं, अब ये बात मत कीजिए। आइए देखिए, मैंने एक अद्भुत खोज की है। यह येलुओ झर का नवीनतम रूप है। सौम्या और हंसी की आंखों में आशा की चमक उभर आई। येलुओ झर सुरा के खिलाफ एक शक्तिशाली अस्त्र था, लेकिन सुरा अब उससे सतर्क हो गए थे। पहले तो जहर को पक्षियों द्वारा सुरा सेना पर डलवाया जाता था, लेकिन अब यह रणनीति विफल हो गई थी। अब इसे हथियारों पर लगाकर प्रयोग किया जा रहा था। यह प्रभावी तो था, पर पहले जितना निर्णायक नहीं। लेकिन येलुओ प्रमुख की नई खोज से शायद यह स्थिति बदल सकती थी। चलिए मेरे साथ। वे उन्हें एक विशेष ढांचे की ओर ले गए, जो मूलतः एक धूम्र हुड था। यह हुड किसी रसायन प्रतिरोधी प्लास्टिक से नहीं, बल्कि दूसरे क्षेत्र के एक कीट की आंखों से बने पतले झिल्ली से बना था। येलुओ प्रमुख ने इसके लिए रेणुका नगर के गिल्ड में इन कीटों पर इनाम घोषित किया था। हुड के भीतर एक जीव जैसा रेंगता हुआ पदार्थ था, जो किसी स्लाइम जैसा प्रतीत हो रहा था। यह मेरी नई खोज है। सौम्या ने आंखें सिकोड़ लीं। यह तो किसी जेनेटिक लाइफ फॉर्म जैसा लग रहा है। देखिए जरा। जैसे ही येलुओ प्रमुख ने एक बटन दबाया, ऊपर से एक सुरा की लाश कक्ष में गिर गई। वह रेंगता हुआ जीव उस पर झपट पड़ा और उसमें चिपक गया। कुछ ही क्षणों में उसने पूरी लाश को गला दिया। हंसी ने घिन से कहा, यह तो बहुत घिनौना है। यह सचमुच जीव है। हाँ, यह मूलतः एक बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म है, जो सिर्फ प्रवृत्ति से कार्य करता है, सोच नहीं सकता। सौम्या ने पूछा, आपने इसे बनाया कैसे? येलुओ प्रमुख मुस्कुराए। इसके लिए मुझे योगेश और वुड स्पिरिट्स के शमन का धन्यवाद करना होगा। जब योगेश का शरीर शमन के साथ एकाकार हुआ, तो उन्होंने जीवन का एक ऐसा रूप प्राप्त किया जो अब तक देखा नहीं गया। उन्होंने उन्हें एक फूल से बने सूक्ष्मदर्शी की ओर इशारा किया, जो लगभग आधुनिक माइक्रोस्कोप के समान कार्य कर रहा था। उन्होंने उसके आधार में योगेश और शमन के संयुक्त कोशिका का नमूना रखा और सौम्या को देखने को कहा। सौम्या चौंक गईं। वह कोशिका नमूना आंखों से देखी जा सकने वाली गति से बढ़ रहा था। येलुओ प्रमुख उल्लास से बोले, इन कोशिकाओं में जीवन शक्ति इतनी भयावह है कि ये बिना रुके विभाजित होती रहती है। सौम्या ने पूछा, क्या योगेश को इस बारे में पता है? हंसी हंस पड़ी।
बिल्कुल नहीं, वरना ये प्रमुख जी की खूब धुनाई करते। इन कोशिकाओं में पौधों जैसी विशेषताएं हैं। ये कड़ाके की ठंड में भी जीवित रह सकती हैं और सिर्फ सूरज की रोशनी से पनपती रहती है। इनका सिर्फ एक ही डर है, अत्यधिक गर्मी। ये तो मानो खुद जीवन देवी की देन है। येलुओ प्रमुख उत्साह में कांप रहे थे। उनके लिए यह खोज दुनिया की नींव बदलने वाली थी। उन्होंने एक शीशी निकाली। शुरुआत में मैंने इन कोशिकाओं से उसी तरह जहर तैयार किया जैसे हम पहले करते थे, लेकिन जो जहर बना उसकी गुणवत्ता इतनी अधिक थी कि हमारे पुराने सारे मिश्रण व्यर्थ लगने लगे। हंसी को संदेह हुआ, क्या इसका मतलब यह है कि इससे लिम्स भी वापस उग सकते हैं? येलुओ प्रमुख ने सिर हिलाया। नहीं, उससे भी आगे। अगर शरीर का आधा हिस्सा भी कट जाए तब भी यह औषधि जीवन बचा सकती है और पूरा शरीर पुनः बना सकती है। सौम्या दंग रह गई। क्या? इसका मतलब तो यह है कि हमारे किसी भी रेणुका नगर सैनिक की मृत्यु रोकी जा सकती है। येलुओ प्रमुख ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही, लेकिन यह औषधि भी नए येलुओ जहर के सामने कुछ नहीं है। क्या यह नया जहर सचमुच इतना प्रभावी है? हाँ, यह अकेले ही सुरा के खिलाफ युद्ध समाप्त कर सकता है। सौम्या को यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी वह सुनती रही। येलुओ प्रमुख ने गहरे प्रयोगशाला के भीतर से एक बक्सा निकाला जिसमें पाउडर की एक शीशी थी। यह नया जहर निष्क्रिय अवस्था में है। पाउडर? सौम्या थोड़ी निराश हो गई। अब तो सुरा किसी भी रहस्यमयी पाउडर या तरल से चौकन्ना रहते हैं। पाउडर हां, लेकिन कोई सामान्य पाउडर नहीं। जैसे ही यह पाउडर किसी सुरा को छुएगा, वह बाहर से अंदर तक गल जाएगा, फिर उस जैविक जीवन रूप में बदल जाएगा जो मैंने तुम्हें दिखाया था। इस जीवन रूप को मारना लगभग असंभव है, विशेषकर सुरा के लिए। इसकी एकमात्र कमजोरी है आग। जलाने पर यह फिर से पाउडर में बदल जाएगा और हवा में उड़ जाएगा। हंसी ने चौंक कर कहा, तो क्या यह हमेशा जीवित रह सकता है? येलुओ प्रमुख ने सिर हिलाया। बिल्कुल, ठीक योगेश की कोशिकाओं की तरह। और जलाने पर यह और भी खतरनाक बन जाता है, क्योंकि यह हवा में फैलकर सुरा के अंदर जाकर उन्हें नष्ट कर देता है। सौम्या की आंखें फैल गईं। और वो रक्त थक्के जो सुरा हमारे खिलाफ प्रयोग कर रहे हैं? येलुओ प्रमुख ने कंधे उचका दिए। बाहरी रक्त उन्हें बचा सकता है, लेकिन सुरा का अपना रक्त नहीं। सौम्या उत्तेजित हो गई। इसका मास प्रोडक्शन कब तक हो पाएगा? येलुओ प्रमुख मुस्कराया। मैं जानता था तुम यही पूछोगी। गोदाम में पहले से एक अच्छा खासा स्टॉक तैयार है। तभी सौम्या के डबल ग्रोथ फूल ने कंपन किया। वह लाल हो गया, सुरा के साथ टकराव का संकेत। हंसी ने चौंक कर कहा, हमें तुरंत यह जहर सैनिकों तक पहुंचाना होगा। नहीं, रुको, सौम्या ने अचानक कहा, हमारे पास इतना ज्यादा स्टॉक नहीं है। हमें यह जहर मनुष्यों और रेणुका नगर से जुड़ी शुरुआती प्रजातियों के बीच बांटना होगा। बाकी मिल्की वे से जुड़ी सहयोगी जातियों को भी देंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस जानकारी को सुरा तक न पहुंचाएं। जो भी गद्दारी करेगा उसे दंडित किया जाएगा। येलुओ प्रमुख थकान से मुस्कुराया। जासूस? क्या लगता है तुम लोग भी आसान समय नहीं गुजार रहे? सुरा सम्राटों की अचानक बैठक ने रेणुका की सेनाओं को झटका दे दिया। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार टीम जेनिथ के सदस्य एकत्रित हुए। ललितेश राय ने यह उल्लेख किया कि सुरा बड़े स्तर पर संगठित हो रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि अब वे वास्तव में हम पर हमला करेंगे? सौरभ ने सिर हिलाया। कहना मुश्किल है। शायद वे हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो सेना वे भेज रहे हैं वो हमें सीधे टक्कर नहीं दे सकती। फरहान ने सिर हिलाया। हमने अभी तक सुरा सम्राटों को नहीं देखा है। यशवर्धन ने भौहें चढ़ाई। क्या सुरा हमारे खिलाफ रणनीति अपना रहे हैं? ये उम्मीद से ज्यादा परेशान कर देने वाला है। सौम्या ने लंबी सांस ली। उनके पास भी त्रुप के पत्ते हैं और हमारे पास भी, हालांकि हमारा त्रुप गायब है। सभी के चेहरे उदास हो गए। वे जानते थे कि सौम्या किसकी बात कर रही थी, दक्ष की। उनके बिना जीत की कल्पना अधूरी लग रही थी। दूरी पर फैली सुरा की सेना उनके मुकाबले 50 मिलियन अधिक थी, इतनी सघन कि क्षितिज पर वह एक काले तूफान जैसी लग रही थी। ललितेश राय ने चिंता से कहा, उम्मीद है कि यह नया येलुओ जहर प्रभावी साबित होगा, वरना
तभी एक सुरा राजा सामने आया और चिल्लाया, रेणुका के सैनिकों, समर्पण करो। सुरा ने हजारों वर्षों तक सुरा क्षेत्र पर शासन किया है। न पहले कोई हमें हरा पाया, न अब और न आगे। अगर अब समर्पण कर दो तो शायद हम दया दिखाएं। यह युद्ध पूर्व प्रथा सुरा की परंपरा थी, हालांकि हर बार इंसान उन्हें अपमानित करते आए थे। ललितेश राय आगे बढ़े। ओह, मैंने तो सोचा था कोई कुत्ता भौंक रहा है, पर निकला एक सुरा। सुरा राजा का चेहरा हरा हो गया। क्या तुम सच में सोचते हो कि ये रेणुका जैसी जगह हम सुरा को हरा सकती है? तुम इंसान तो हमारे गुलाम बनने के ही लायक हो। यशवर्धन ने हाथ फैलाकर कहा, सुरा, तुम लोग इस दुनिया के अत्याचारी बनकर मोटे हो गए हो। अब समय आ गया है कि तुम्हें गिराया जाए। तुम लोग मरने की दुआ मांग रहे हो। सुरा, हमला करो। सुरा राजा ने आदेश दिया और क्षितिज की उस विशाल सेना ने धरती को हिला डाला। हमला! टीम जेनिथ के सदस्य अग्रिम पंक्ति में कूद पड़े। उनके पीछे रेणुका की सेनाएं। सौम्या की देह से आग की ऊर्जा फूटी और वह आग की देवी जैसी दिखने लगी। उसने अपनी महान धनुष को खींचा। सौम्या का दाहिना हाथ धुंधला हो गया और दर्जनों बैंगनी आग के तीर आसमान में एक उल्का वर्षा जैसे उड़े। पूरे युद्ध क्षेत्र को एक भयावह, सूखे और जलते वातावरण ने घेर लिया। बैंगनी आकाश के नीचे सुरा जलने लगे। दर्जनों सुरा राजा सौम्या की ओर दौड़े। अगर तुम मेरी बहन पर हमला करना चाहते हो तो पहले मुझे पार करना होगा। सौरभ की देह सैकड़ों क्लोन में विभाजित हो गई। सभी क्लोन एक साथ हमला चलाते हुए आकाश को सुनहरा कर देते हैं। ललितेश राय के आह्वान पर एक प्रकाशमयी ड्रैगन आसमान से उतरा। वह उसके सिर पर कूद पड़े, तलवार को ऊपर उठाया और विशाल प्रकाश की तलवार से सुरा पर हमला किया। सौम्या, हमला जारी रखो, हम इन्हें पीछे रोकेंगे। सौम्या ने अपनी चारों ओर एक काले बैंगनी अग्निकुंड की माला बना ली। उसके चारों ओर डेविल सोल सक्रिय हो गए। उसके तीरों ने आसमान को चीरते हुए युद्ध क्षेत्र में कई बैंगनी स्तंभ बनाए, जो आकाश में विस्फोट करके एक बैंगनी छांद में बदल गए, जिसकी रोशनी युद्ध भूमि पर छा गई। स्वर्ग का न्याय, बाघ की गर्जना, ड्रैगन की दहाड़, फरहान के भाले के साथ साथ हवा का एक ड्रैगन और बिजली का एक बाघ उठ खड़े हुए। जैसे ही वे एक दूसरे के चारों ओर लिपटे, भाले की नोक चमकने लगी और उसमें एकत्रित शक्ति की गर्जना होने लगी। उसने एक ही सांस में 2 सुरा राजाओं को भेद डाला और फिर शेष सुरा राजाओं की ओर चुनौती भरी नजरों से देखा। सुरा राजाओं ने अनायास ही एक कदम पीछे खींच लिया। अंततः एक सुरा राजा चिल्लाया, तुम सब इंतजार किस बात का कर रहे हो? एक साथ हमला करो। जैसे ही वह आवाज गूंजी, रेणुका की सेनाओं के बीच कुछ सैनिकों ने अपने ही साथियों पर हमला कर दिया। उनके साथी गिर पड़े और उनके आसपास खड़े लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। किसे उम्मीद थी कि विश्वासघात इतना गहरा वार करेगा? हमने बस तार्किक निर्णय लिया है। सौम्या ने अपने चारों ओर देखा कि कहीं उसे विश्वासघात करने वाली प्रजातियों में कोई जाना पहचाना चेहरा दिखे। एक समूह गोल्ड हेराल्ड कबीले का था और दूसरा तांगसान का। तांगसान हमेशा अपने पूर्वजों की राख साथ रखते थे, यह सोचकर कि उससे शक्ति मिलेगी। किसी भी बड़े आयोजन से पहले वे राख की पूजा करते थे। सौम्या को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बड़ा कबीला भी उन्हें धोखा देगा। गोल्ड हेराल्ड के प्रतिनिधि ने क्षमा याचना करते हुए सिर झुका लिया। सुरा ने हमें समृद्ध उपहार और भारी मुआवजे का वादा किया है। अब जबकि इतने सारे सुरा राजा मारे जा चुके हैं, हमारे लिए जमीन और संसाधनों की भरमार है। सुरा अगर हमारे साथ संधि करने को तैयार हैं और हमें समान अधिकार देने को तैयार हैं, तो हम तुम्हारे जैसे कमजोरों के साथ क्यों जुड़ें? मैं ये सब अपने कबीले, अपनी जाति, अपने परिवार और बच्चों के लिए कर रहा हूं। विश्वासघात करने वाली जातियों में वे भी शामिल थे जो पहले सुरा के अधीन रह चुकी थीं, और वे भी जिन्हें उन्हीं जातियों ने गुप्त रूप से फुसलाया था। रेणुका की सेना में शामिल ज्यादातर जातियां अपने हित के लिए ही जुड़ी थीं। केवल कुछ ही वास्तव में सुरा को शत्रु मानती थीं। अब जब सुरा ने जीत के बदले और अधिक इनाम का लालच दिया, तो वे स्वाभाविक रूप से उनके पक्ष में चली गईं। एक ही झटके में सुरा ने युद्ध की दिशा अपनी ओर मोड़ दी। टीम जेनिथ के सदस्य यह सब निष्प्रह होकर देख रहे थे। वे जानते थे कि सुरा ऐसा कुछ जरूर करेंगे,
लेकिन उनके कुछ साथी इस विश्वासघात से क्रोधित हुए बिना नहीं रह सके। क्या तुम सब पागल हो गए हो? जब हम मारे जाएंगे तो क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करेंगे जैसा वादा किया है? जिस दिन तुम उनके लिए खतरा नहीं रहोगे, वे तुम्हें भी मिटा देंगे। जागो, तुम सिर्फ एक चाकू हो जिसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाना है और फिर फेंक दिया जाना है। क्या तुमने नहीं देखा कि सुरा अपने दुश्मनों के साथ क्या करते हैं? अगला नंबर तुम्हारा है। वे तुम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। तुमने पहले ही एक पक्ष को धोखा दिया है और तुम फिर ऐसा कर सकते हो। लेकिन गद्दार जातियां कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थीं। अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे कुछ सहयोगी प्रजातियों को अपनी कमजोरी का एहसास हुआ और भी कई रेणुका की सेना को छोड़कर सुरा की ओर भागने लगीं। अब जब सहयोगी सेना में उथल पुथल मच चुकी थी, सुरा ने हमला बोल दिया। सहयोगी जातियां सुरा और विश्वासघातियों के बीच फंस गईं और युद्ध पहले से भी अधिक उग्र हो गया। जिस सुरा राजा ने विश्वासघात का संकेत दिया था, वह मुस्कुराते हुए दृश्य को देख रहा था। मैंने कहा था ना, थोड़े से दबाव में यह सेना खुद ही बिखर जाएगी। उसके पास खड़ा दूसरा सुरा राजा अपनी जबान चाटते हुए बोला, बैंगनी आग की राक्षसी सौम्या, क्यों ना मेरी रखैल बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। यह सुनते ही अन्य सुरा राजा भी उत्तेजित हो उठे। नहीं, वह मेरी है, मैंने पहले दावा किया था। चुप रहो मूर्खो, पहले पकड़ तो लो सबको। वे इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने पहले से ही युद्ध की संभावित लूट बांटनी शुरू कर दी। बाकी सब तुम रख लेना, पर प्रकृति की देवी मेरी होगी। ये इंसान भी हमारी तरह ही शक्तिशाली है। मुझे तो बड़ी दिलचस्पी है इन्हें करीब से देखने की। सूर्य और चंद्र की कन्या मेरी है। यशवर्धन ने सुरा राजाओं को झगड़ते देख व्यंग्य से मुस्कुराया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत चुके हो? एक सुरा राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी तथाकथित गठबंधन सेना टूट चुकी है। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम युद्ध की दिशा बदल सकते हो? यशवर्धन फिर हंसा। रेणुका ने कभी किसी एलियन जाति पर निर्भरता नहीं रखी और न रखेगा। अब समय आ गया है कि हमारे गुप्त अस्त्र को सक्रिय करें। मुझे अब इन गद्दारों को देखना भी नहीं पसंद। इन सबको सड़ा देना चाहिए। टीम जेनिथ के अन्य सदस्य सहमत में सिर हिलाए और यशवर्धन ने ऊंचे स्वर में पुकारा, अस्त्र छोड़ो। आकाश बादलों से ढक गया और पंखों की आवाजों ने युद्ध की चीखों को दबा दिया। सभी ने सिर उठाकर देखा। अनगिनत पक्षियों का झुंड हवा में उड़ता हुआ दिखा, जिन्हें क्रैग ईगल नियंत्रित कर रहे थे। अब तुम कर भी क्या सकते हो? किसी सुरा राजा ने उपहास से कहा। सुरा सैनिकों ने एक साथ ऊपर की ओर मुक्के मारे, जिससे हवा में फैली बोतलों का जहर बिखर गया। मानव शिकारी और चारों प्रमुख जातियों की सेनाओं ने पहले से बांटा गया जहर आकाश में फेंका, लेकिन सुरा सैनिक बिना डरे उन्हें देखते रहे। उन्होंने पहले ही ऐसा हमला रेणुका के शुरुआती युद्धों में देखा था, लेकिन अब वे उन तकनीकों के प्रति प्रतिरक्षित हो चुके थे। तुम्हारा प्रतिरोध व्यर्थ है, एक सुरा राजा चिल्लाया। कुछ अन्य सुरा राजा हंसने लगे, लेकिन तुरंत ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पक्षियों ने जो गिराया था वह जहर नहीं था, बल्कि सुरा सैनिकों की लाशें थीं। सुरा सैनिक क्रोधित हो गए। यह उनके लिए सबसे बड़ा अपमान था। वे मृत्यु से नहीं डरते थे, लेकिन मृत शरीर का अपवित्रीकरण उनके लिए घोर अपमान था। जैसे ही सुरा प्रतिशोध के लिए आगे बढ़े, उनकी ओर से एक गूंजती आवाज आई, शांत हो जाओ। सभी ने उस सुरा राजा की ओर देखा जिसने यह कहा था। कोई गुस्से में, कोई हैरानी में, कोई संशय में। युद्ध का पलड़ा हमारे पक्ष में है। इंसान हमें उकसा रहे हैं। हमें उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। शांत और विवेकपूर्ण रहो। लेकिन एक और सुरा राजा चिल्लाया, हमारी जीत तय है। अब चाहे जो कर लें, रेणुका आज समाप्त हो जाएगा। सबको मार डालो। नहीं, अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं। रेणुका नगर की सेनाएं बिखर चुकी हैं। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। सही कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं। जैसे चाहो उन्हें बाद में तड़पा लेना, लेकिन जब तक जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, एकजुट रहना जरूरी है। क्या सच में अब मानव कोई पलटवार कर सकते हैं? ये बस अंतिम संघर्ष कर रहे हैं, वो भी नाकाम।
कई सुरा सम्राट उस उतावले सुरा सम्राट को रोकने लगे जिसने हमला करने की मांग की थी। सौम्या ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? ललितेश राय ने जमीन की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो, ये हमने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। अब इस युद्ध का अंत होना चाहिए। सोरा ये देखकर हैरान रह गए कि उनके मृत साथियों की लाशें कुछ अजीब तरह से विघटित हो रही थीं। उनके भीतर से चिपचिपे स्लाइम जैसे जीव निकल रहे थे। ये क्या है? वो सारा मांस जो जमीन और हवा में फैले पाउडर के संपर्क में आया था, वो भी रेंगते और हिलते जुलते मांस के टुकड़ों में बदल गया। सोरा की लाशें जो चारों ओर बिखरी थीं, अब येलुओझर नंबर 2 के जरिए विकसित इन जीवों के प्रजनन की जमीन बन गई थी। ये स्लाइम जैसे जीव अब स्वाभाविक रूप से सुरा की ओर बढ़ने लगे। सुरा ने इन जीवों पर हमला किया, जिससे वे फट गए और उनका तरल चारों ओर फैल गया। जिस भी सुरा पर वो गिरा, वो तुरंत ही नष्ट हो गया और एक और बड़ा स्लाइम बन गया। डर अज्ञात से होता है और सुरा भी इसका अपवाद नहीं थे। वे घबरा गए। एक सुरा सम्राट ने गुस्से में दहाड़ लगाई, रेणुका नगर के शापित मानवों, ये तुमने क्या किया? कुछ सुरा सम्राट जो स्थिति को समझ गए थे और ज्यादा गुस्से में आ गए। तुम्हें लानत है, तुमने ऐसा जहर बनाया जो सिर्फ सुरा को ही निशाना बनाता है। क्या हमारी पूरी जाति को मिटाने के लिए कुछ भी करोगे? यशवर्धन ने सिर हिलाया। हमारे विज्ञान का सम्मान करो, ये राक्षस नहीं है। इन्हें हम येलुओझर नंबर 2 कहते हैं। ललितेश राय ने 2 उंगलियां उठाकर विक्ट्री का चिन्ह बनाया। विज्ञान ही परिवर्तन का साधन है। हमें कोसने के बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? एक सुरा सम्राट चिल्लाया। तुम मानवों ने हमें नष्ट करने के लिए जहर बनाया और अब इन्हें और भी विकसित कर लिया। तुम सब मारे जाओगे। सौम्या हंसी। ये तो इस युद्ध से पहले भी तय था। युद्ध के बाद या तो मानव बचेंगे या सुरा, और मुझे लगता है कि मैं जानती हूं कि कौन बचेगा। एक और सुरा सम्राट चिल्लाया। डरो मत, हमारे पास सुरा सम्राटों की दी गई तकनीकें हैं। ब्लड स्कैब्स सक्रिय करो। सुरा सैनिकों ने खुद को काटकर खून बहाया जो उनकी त्वचा पर जम गया, लेकिन वो नाकाम रहा। अपग्रेड किया हुआ येलुओझर इन ब्लड स्कैब्स को भी पिघला देता था। सुरा अब बस एक ही काम कर सकते थे, स्लाइम्स को अपनी तकनीकों से दूर फेंकना। शुरुआत में यह तरीका काम करता दिखा, लेकिन जैसे जैसे स्लाइम्स की संख्या और आकार बढ़ते गए, वो थमने वाले नहीं थे। रेणुका नगर की सेनाएं जो बिखर रही थीं, अचानक से एक हो गईं। तो ये तुमने छिपा कर रखा था। यही शब्द वफादार और गद्दार दोनों सेनाओं ने कहे, पर भावनाएं अलग थीं। जो रेणुका नगर के साथ बने रहे, उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन जिन्होंने गद्दारी की थी, वे गुस्से से चिल्लाए। गोल्ड हेराल्ड और तांगसान कबीले अपने निर्णय पर पछताने लगे। काश हमने सुरा पर इतना भरोसा न किया होता। अगर हमें येलुओझर नंबर 2 की जानकारी होती तो कभी विश्वासघात न करते। गुप्त रूप से सुरा के अधीन अन्य जातियां भी पछता रही थीं। उन्होंने सोचा था कि वे रेणुका नगर के सभी रहस्यों को जानते हैं, पर यह सबसे बड़ा रहस्य उनके सामने पहली बार खुला। युद्ध में इस जहर को जीवित माध्यम से फैलाना और भी घातक साबित हुआ। सुरा की जो रणनीति थी, पिंसर अटैक, वो टूट गई। अब सुरा को पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। सौम्या के गरुड़ धनुष से ज्वालामुखी सी काली बैंगनी आग उठी, जिससे आसपास की हवा भी झुकने लगी। एक सुरा सम्राट ने बलपूर्वक स्लाइम्स को पीछे ढकेला, लेकिन जैसे ही उसने ये किया, स्लाइम्स उसके शरीर पर फट गए। जहर ने उसका शरीर चूसना शुरू कर दिया और वह पूरी तरह स्लाइम में बदल गया। बचाओ! बाकी सुरा सम्राटों के सामने ही एक सम्राट पूरी तरह निगल लिया गया। अब सुरा सम्राट भी डरने लगे। पुराना येलुओझर सामान्य सुरा को ही मार पाता था और सम्राट सिर्फ कमजोर होते थे, लेकिन यह नया जहर तो सम्राट को भी निगल रहा था। कुछ सुरा सम्राटों ने आग का इस्तेमाल किया और पाया कि वो असरदार है। जलाओ, सबको जला दो। लेकिन इससे समस्या और बढ़ गई। स्लाइम्स तो जल गए, पर राख हवा में मिल गई और कई ऐसे सुरा जो स्लाइम से दूर थे, अचानक चीखने लगे। जहर उनके फेफड़ों के जरिए अंदर चला गया और उन्हें भीतर से स्लाइम बना दिया। यह येलुओझर नंबर 2 का पहला युद्ध उपयोग था
और सुरा पूरी तरह बेबस हो गए। पुराने जहर से बचाव मुमकिन था, लेकिन ये जहर इतनी चुपचाप आया कि कुछ कर ही नहीं पाए। उसी समय सौम्या ने अंतिम वार किया। द 9 मून्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड। 9 ज्वलनशील चंद्रमा आकाश में प्रकट हुए, इतने प्रचंड कि उन्होंने सूरज को भी ढक लिया और युद्ध भूमि को बैंगनी और काले रंगों से रंग दिया। बैंगनी काले ज्वालाओं से बने 9 सूरज हवा में लटक रहे थे, जिनसे निकलती गर्मी ने युद्ध भूमि को आग के समुद्र में बदल दिया। जैसे जैसे ज्वालाएं भड़कती गईं, और भी अधिक स्लाइम झलकर राख हो गए। यह राख हवा में घुलकर बेबस सुरा की सांसों में समा गई। यशवर्धन ने सफेद कुहासा फैलाकर पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लिया। उस कुहासे में जीन एनर्जी से बनी शार्कों की भीड़ मंडराने लगी, जो सुरा और रेणुका नगर से गद्दारी करने वाली नस्लों पर हमला करने लगी। वन आत्माओं के शमन ने योगेश के साथ मिलन किया। जैसे ही एक हरे प्रकाश का विस्फोट हुआ, योगेश के बाल इतनी तेजी से बढ़े कि उसकी टांगों तक पहुंच गए और एक अदृश्य हवा में लहराने लगे। एवेटार ऑफ द फे, अर्थबाउंड प्रिजन। योगेश ने एक साथ अपनी सारी संचित शक्ति छोड़ दी, जिससे धरती कांप उठी और हजारों जेड़हरे लकड़ी के ड्रैगन जमीन से निकल पड़े। ये ड्रैगन सूरा और उनके साथियों पर टूट पड़े और जिन्हें भी पकड़ते उन्हें पत्थर बना देते। शार्कों और लकड़ी के ड्रैगनों की इस अनवरत बाढ़ के आगे सूरा और उनके साथी पूरी तरह बेबस हो गए। केवल जब गद्दारों को यशवर्धन और योगेश से युद्ध करना पड़ा, तब उन्हें समझ आया कि ये दोनों युद्ध क्षेत्र में कितने भयावह हैं। ड्रैगन और शार्क ऐसे लग रहे थे जैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। गद्दार चिल्लाए, कृपया हमें छोड़ दो, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई, हमें सुरा पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, हम रेणुका नगर के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कृपया सिर्फ इस बार हमें छोड़ दो। टीम जेनिथ के सदस्य उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। अगर माफियाओं ही सब कुछ सुलझा सकती तो युद्धों की आवश्यकता ही क्यों होती। डांस ऑफ द इनकैंडेसेंट वर्म। उजाले से भरे दर्जनों ड्रैगन युद्ध भूमि पर प्रकट हुए और सोरा व उनके साथियों पर हमला करने लगे। गद्दारों में अफरा तफरी मच गई। इनसे बात करना व्यर्थ है, अगर जिंदा रहना है तो खुद को इनकी मार से बचाना होगा। तांगसान कबीले के नेता ने चिल्लाते हुए टीम जेनिथ की ओर हमला बोला। टाइगर्स हाउल, ड्रैगन्स बेलो। फरहान के भाले ने हवा के ड्रैगन और तूफानी बाघ का रूप ले लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, तांगसान कबीले का नेता किसी तरह उस प्रहार से बाल बाल बचा। विंड स्पिरिट, फ्लोटिंग क्लाउड्स। एक झोंके में फरहान हवा और बिजली बनकर उसके पीछे प्रकट हुआ। हेवेंस जजमेंट। भाले की नोक पर हवा और बिजली की शक्ति एकत्र हुई और एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। फरहान के प्रहार से बिजली का एक स्तंभ तांगसान नेता पर टूट पड़ा। गोल्ड हेराल्ड कबीले का नेता क्रोधित होकर चिल्लाया, अब समझ आया, यह सब एक जाल था। तुम्हें पहले से पता था कि हम में गद्दार हैं, पर तुमने खुद उन्हें उजागर करने की जगह उन्हें खुद ब खुद गद्दारी करने का मौका दिया। टीम जेनिथ, तुम्हारी चालाकी की दाद देनी पड़ेगी। टीम जेनिथ के सदस्य चुपचाप देखते रहे जब गद्दार स्वयं सामने आ गए, क्योंकि उनके पास ऐसा त्रुप का पत्ता था जो युद्ध की दिशा बदल सकता था। गोल्ड हेराल्ड प्रमुख ने अपनी मूर्खता पर हंसी उड़ाई। कितनी चालाक योजना थी। वह पछताया कि उसने सुरा के झूठे वादों पर भरोसा क्यों किया। जो रेणुका नगर सुरा को डराने में सक्षम था, वो उनसे निपटने को भी तैयार था। उसने क्रोध में आकाश की ओर देखा। लेकिन मुझे इतनी आसानी से हराना मुश्किल है, देखते हैं। सौरभ ने चिल्लाया और अपने हाथ उठाए। सोने की स्केल पाम स्प्लिट। सुनहरी रोशनी जमीन पर गिरी। सौरभ की हथेलियां सुनहरे प्रकाश से भर उठीं और उन्होंने गोल्ड हेराल्ड नेता पर हमला बोला। भयानक विस्फोट की आवाज गूंजी। जब गोल्ड हेराल्ड नेता को होश आया तो ऊपर केवल आकाश दिख रहा था। उसका शरीर धरती पर दांव के आकार में धंस चुका था। उसे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और शायद उसकी कुछ पसलियां भी टूट चुकी थीं। 4 प्रधान नस्लों में से एक रात्रि दैत्य वृद्ध ने कहा, अरे हाँ, मुझे याद है ये प्रहार कितना दर्दनाक था। जब सुरा फिर से आगे बढ़े, स्लाइम की परवाह किए बिना सौम्या ने अपनी धनुष को तान दिया।
जैसे ही उनका पीक ग्रेड धनुष जलने लगा, सौम्या ने आकाश की ओर एक तीर छोड़ा, जिससे एक चमकता बैंगनी काला चांद बना, जिसकी किरणें युद्ध भूमि पर गिरने लगीं और सुरा को आग में घेर लिया। अब तक सुरा सम्राटों को अपनी हार समझ आ गई थी। जैसे ही येलुओझर की शुद्ध रूप सामने आई, यह साफ हो गया कि जीत किसकी होगी। एक सुरा सम्राट चिल्लाया, पीछे हटो! क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे? तुमने शायद रेणुका नगर को कुछ समझा ही नहीं। योगेश ने कहा। उसकी देह से हरी ऊर्जा की तरंगें निकल रही थीं। योगेश एक देवियों जैसी आभा बिखेर रही थी। उसकी लंबी लहराती जुल्फें, उसकी देह के चारों ओर फैली ऊर्जा, वह एक सच्ची देवी जैसी लग रही थी। एवटार ऑफ द फे, वर्ल्ड बाउंड इंक्लोजर। योगेश ने अपनी सारी शक्ति एक बार फिर छोड़ दी, जिससे जमीन फिर से कांप उठी। हजारों जेड हरे ड्रैगन जमीन से बाहर निकले, पूरे युद्ध क्षेत्र को घेरते हुए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक कारागार बना दिया। कोई भी सुरा इससे बाहर नहीं निकल सका। सुरा सम्राटों ने प्रतिरोध की कोशिश की, लेकिन भागना अब असंभव था। नेदरवर्ल्ड्स टोरेंशियल फ्लेम। सौम्या ने अपना हाथ हिलाया और पूरा युद्ध क्षेत्र तीरों से भर दिया। उनके धनुष से ज्वालाओं का एक तूफान निकला, जो उस बैंगनी चांद से भी ज्यादा भयानक था। वह ज्वाला हवा में फैली और सुरा सम्राटों को लीलने लगी। जब तक सौम्या अपनी तकनीक चलाती रही, वह अग्नि कभी नहीं रुकी। अब सुरा सम्राटों को नीचे से आते लकड़ी के ड्रैगनों और ऊपर से आती ज्वालाओं दोनों से जूझना पड़ रहा था। जैसे ही टीम जेनिथ आगे बढ़ी, एक एक कर सुरा सम्राट गिरने लगे। ब्लाइंडिंग फ्लैश, 100 फोल्ड एको। सौरभ का शरीर 100 से अधिक प्रतियों में विभाजित हो गया, जो आकाश में फैल गए। गोल्डन स्केल पाल्म एक्सप्लोड। सौरभ और उसकी सभी प्रतियां हवा में उछलीं और एक ही तकनीक दोहराई। उनके हाथों से निकली सुनहरी रोशनी आकाश को चीरने लगी। प्रतियां वापस सौरभ के मूल शरीर में मिल गईं और तकनीक की सारी शक्ति एक जगह एकत्र हो गई। सौरभ के हाथ पर सुनहरे शल्क उग आए और उसकी पीठ पर एक सुनहरा किलिन प्रकट हुआ। जैसे ही वह दहाड़ा, सौरभ ने पूरी ताकत से सुरा सम्राटों पर प्रहार किया। आर्कलाइट डिसेंशन। ललितेश राय ने अपना बायां हाथ घुमाया, जिसके चारों ओर प्रकाश से युक्त जेनेटिक एनर्जी का तूफान उमड़ पड़ा। वह ऊर्जा एक विशालकाय अजगर के पंजे का रूप लेकर दक्ष पर गिरी, मानो प्रकाश की किरण हो। द बाउंडलेस ब्लेड, शार्क हॉर्ड। सफेद धुंध ने सुराओं को ढक लिया और सैकड़ों पारदर्शी शार्कें उन पर टूट पड़ीं। युद्ध का परिणाम स्पष्ट था। रेणुका नगर की सेनाओं की पूरी विजय। उन्होंने 50 मिलियन से अधिक सुराओं और असंख्य सुरा सम्राटों को मार गिराया, जिससे युद्ध का पलड़ा पूरी तरह मनुष्यों की ओर झुक गया। स्लाइम से भरे युद्ध क्षेत्र में अन्य जातियां चीख पड़ी। मनोबल अपने चरम पर था। माहौल उल्लास से भर गया था। सुरा सम्राटों की बैठक सुरा मुख्यालय में 5 सुरा सम्राट एकत्र हुए थे। सूर्य सम्राट ने गुस्से में मेज पर प्रहार किया, जिससे वह फट गई। लाल गर्म दरारें उस पर फैल गईं और पल भर में वह जलकर भस्म हो गई। चंद्र सम्राट ने शांत स्वर में कहा, इतना क्रोधित होने का कोई लाभ नहीं। जो हो चुका है वह बदला नहीं जा सकता। सूर्य सम्राट गरजे, तो मैं क्या करूं? उन अभिमानी कीड़ों को यूं ही छोड़ दूं? उनकी योजना थी रेणुका नगर को एक विशाल सेना से घेर कर कुचल देना। गद्दार जातियों के सहयोग से उन्होंने दोहरी मार की रणनीति बनाई थी, परंतु न केवल यह योजना विफल रही, बल्कि पूरी सेना का अंत हो गया। आकाश सम्राट का चेहरा काला पड़ गया। हमें नहीं पता था कि उनके पास ऐसा कोई गुप्त अस्त्र है। सूर्य सम्राट के पीछे एक चमकता हुआ सूर्य प्रकट हो गया। ये धूर्त लोग हमारे विरुद्ध जहर बनाना, और वो भी इतने घातक जीवों के साथ। इतनी दुष्ट योजनाएं कहां से सीखी इन्होंने? चंद्र सम्राट बोले, हमें यह सोचना होगा कि आगे कैसे निपटा जाए। पर्वत सम्राट ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अब तो और भी जातियां रेणुका नगर में शामिल हो रही हैं, हमारी भूमि तक पर कब्जा कर रही हैं। समुद्र सम्राट ने गंभीर स्वर में कहा, इन सबकी जड़ है टीम जेनिथ, इन मनुष्यों का नेतृत्व। यदि उन्हें मिटा दिया जाए तो बाकी सेना स्वतः बिखर जाएगी। सूर्य सम्राट बोले,
यह हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। यदि हम नहीं लड़े तो समाप्त हो जाएंगे। आकाश सम्राट ने आंखें घुमाई। स्पष्ट बात है, अब बताओ कौन अग्रसर होगा? चंद्र सम्राट ने शांति से कहा, क्या आप तीनों स्वयं आगे बढ़ेंगे? तीनों सम्राट, समुद्र, पर्वत और सूर्य चुप हो गए। चंद्र सम्राट ने तर्क दिया, मूलझर सिर्फ सामान्य सुराओं पर कारगर था, सुरा सम्राटों पर नहीं। यह जहर भी उन्हीं नियमों का पालन करता होगा। आकाश सम्राट मुस्कुराए, तो फिर आप ही परीक्षण कर लीजिए। पर्वत सम्राट ताली बजाकर बोले, बिल्कुल, आप इतने आत्मविश्वासी हैं तो जाइए और उन्हें कुचल दीजिए। समुद्र सम्राट ने अंगूठा दिखाया, हम सब आपके पीछे हैं। चंद्र सम्राट ने सिर हिलाया, नहीं, मैं बीमार हूं। क्यों न सूर्य सम्राट ही नेतृत्व करें, आखिर सबसे शक्तिशाली वही हैं। बस करो, सूर्य सम्राट गरजे। चारों सम्राट चुप हो गए। क्या तुम सब भूल गए कि हमारा असली शत्रु कौन है? सूर्य सम्राट बोले, मनुष्य, न कि हम एक दूसरे। फिर उन्होंने एक भयानक बात कही, हम में से कोई भी नहीं जाएगा। चंद्र सम्राट चौंक उठे, तो फिर क्या हम कुछ नहीं करेंगे? सूर्य सम्राट ने सिर हिलाया, हम नहीं, पर कोई और जरूर जाएगा। आकाश सम्राट हड़बड़ाकर बोले, तब तुम उसे जगाना चाहते हो? मुझे लगता है समय आ गया है, सूर्य सम्राट ने पुष्टि की। चंद्र सम्राट ने अन्य सुरा की ओर देखा, तुम किसकी बात कर रहे हो? असुर की। सूर्य सम्राट ने पीछे की ओर स्थित मूर्ति की ओर श्रद्धा से देखा। उसकी आवाज गंभीर और सम्मानित थी। समुद्र सम्राट और पर्वत सम्राट ने एक दूसरे की ओर देखा। असुर, सुरा के पौराणिक देवता, क्या असुर वास्तव में अस्तित्व में थे? आम सुरा असुर की पूजा करते थे, लेकिन वे उन्हें अधिकतर कल्पना मानते थे। यहां तक कि कुछ सुरा सम्राट भी यही सोचते थे। केवल कुछ ही दुर्लभ सुरा सम्राट असुरों के अस्तित्व से परिचित थे। वे सुरा जाति के सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली प्राणी थे, जो द्वितीय क्षेत्र के प्रारंभिक काल में जन्मे थे। उन्हीं असुरों ने सबसे पहले उन जीवों को खोजा जो सुरा जाति के अनुकूल थे और सुरा साम्राज्य की नींव रखी। बाद में उन्होंने एक और जाति खोजी, जिससे सुरा ने पूरे द्वितीय क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। असुर इतने शक्तिशाली थे कि उनकी उपस्थिति से ही यह क्षेत्र पीड़ित होता था। इसीलिए वे गहन निद्रा में चले गए थे। केवल सुरा जाति पर कोई प्रलय आ पड़े, तभी सुरा सम्राट उन्हें जगाने का प्रयास कर सकते थे। साथियों, राजाओं, अब कार्य करने का समय है। अब जब रेणुका नगर ने सुरा के विरुद्ध इतनी शक्तिशाली विष तकनीक विकसित कर ली है, कौन जानता है उनके पास और क्या क्या है। हमें अपने जाति की रक्षा के लिए पूरी शक्ति से पलटवार करना होगा। जब अन्य सुरा सम्राटों को यह झांत हुआ कि असुर को जगाने की योजना है, वे सभी स्तब्ध रह गए। असुरों का सुरा समाज में अत्यंत आदरणीय स्थान था और सभी सुरा सम्राट उनकी महाकथाओं को सुनकर बड़े हुए थे। जब सुरा राजाओं का राज्याभिषेक होता था, वे न तो नागरिकों के प्रति, न ही स्वर्ग और क्षेत्र के प्रति, बल्कि असुरों के प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे। पर्वत सम्राट ने राहत की सांस ली। असुरों के होते हमें इस जहर को खुद पर आजमाने की जरूरत नहीं होगी। समुद्र सम्राट चिल्लाए, सिर्फ यही नहीं, असुर हमारे सभी शत्रुओं का नाश कर देंगे। चंद्र सम्राट ने चेताया, हाँ, हमारे पास उन्हें बुलाने का अधिकार तो है, लेकिन बलिदान की जो तैयारी करनी है वो मत भूलो। सच कहा, 100 मिलियन सुरा शव कोई छोटी संख्या नहीं है। आकाश सम्राट ने लंबी सांस लेते हुए कहा। सूर्य सम्राट की भयावह मुस्कान गहरी हो गई। मुझे यकीन है कि वे सोचेंगे कि असुरों के लिए बलिदान होना उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। आकाश सम्राट ने ठुड्डी सहलाते हुए कहा, हम इस योजना को आम जनता के सामने प्रकट नहीं कर सकते। हमें एक ऐसा बहाना चाहिए जिससे सुरा खुद हमारे पास आ जाए। सभी 5 सुरा सम्राट अपने साम्राज्य योजनाओं और आंतरिक राजनीति के माध्यम से बने थे। सुरा इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि द्वितीय क्षेत्र में अब कोई बाहरी शत्रु शेष न था। इसलिए वे एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते गए और सुरा सम्राट बनते चले गए। अब इन सम्राटों ने युद्ध से ध्यान हटाकर असुरों के जागरण की तैयारी में लगना शुरू कर दिया। सुरा और रेणुका नगर के बीच की झड़पें धीरे धीरे कम होती गईं।
सुरा सम्राटों ने अपने अपने साम्राज्य को अंतिम युद्ध के लिए एकजुट करना शुरू कर दिया। मनुष्यों की दुनिया में तुम मेरी बात समझ रहे हो, है ना? एक नया समिति सदस्य अर्चित राय के नव मरम्मत किए गए कार्यालय में बैठा था। यह समिति सदस्य पहले हांग तियानकी का घनिष्ठ समर्थक था और बड़ी प्रतिष्ठा रखता था। अब वह घबराया हुआ बैठा था, पसीने में तरबतर। क्या आप मेरी पत्नी और बेटी को जाने दे सकते हैं? अर्चित राय ने ठंडे स्वर में कहा। ओह, मुझे लगा तुम इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें यह एहसास हो गया है कि हांग तियानकी एक भ्रष्ट और दुष्ट नेता है। क्यों ना मेरे साथ गठबंधन कर लो? वह व्यक्ति कांपने लगा। जो भी हो, मेरी पत्नी और बेटी निर्दोष हैं। कृपया उन्हें छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, अर्चित राय ने कहा और उसके गुहारों को अनसुना करते हुए मॉनिटर चालू कर दिया। स्क्रीन पर वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी को एक बिस्तर से बंधा हुआ देख सका। वह खड़ा हो गया। पत्नी मेई, अर्चित राय ने कान मलते हुए कहा। चिल्लाने की जरूरत नहीं, वे तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकती। स्क्रीन पर हर जाति के दर्जनों पुरुष उस कमरे में घुसते दिखाई दिए। उन्होंने स्त्रियों के कपड़े फाड़ दिए और घृणित हंसी के साथ उनके चीखने की परवाह नहीं की। अर्चित राय ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए कहा, कितना रोमांचक दृश्य है ना? मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा परिवार कितनी देर तक यह सब सह पाएगा। कुछ लोग तो शुरुआत में ही मर जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। उस व्यक्ति ने कांपते हुए अर्चित राय की कॉलर पकड़ ली। मेरी बेटी सिर्फ 14 साल की है, अर्चित राय ने होंठ चाटते हुए कहा। और भी अच्छा। वह व्यक्ति अब जैसे किसी इंसान को नहीं बल्कि शुद्ध पाप के अवतार को देख रहा था। अर्चित राय ने उसे धकेलते हुए स्क्रीन पर नजर टिकाए रखी। मैंने सुना है कि कुछ ग्रहों पर बाल वेश्यावृत्ति बहुत प्रचलित है। शायद तुम्हारी बेटी की अच्छी कीमत लग जाए। उस समिति सदस्य की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह चिल्लाया, अर्चित राय, जब सबको पता चलेगा तुमने क्या किया है तब देखना। अर्चित राय ने 2 गिलास वाइन निकाली और एक हाथ में थाम लिया। तुम्हें क्या लगता है वे कितनी देर तक टिक पाएंगी? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे या एक पूरा दिन? उसकी आवाज शांत और स्थिर थी, मानो कुछ असामान्य हो ही नहीं रहा हो। गुस्से में भरे समिति सदस्य ने अर्चित राय के चेहरे पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन अर्चित ने उसे एक लात से किनारे फेंक दिया। वह एक झींगा मछली की तरह सिकुड़कर अर्चित के दफ्तर के एक कोने में दुबक गया। अर्चित ने अपनी शराब की चुस्की ली। मुझे ये जिन्हें रॉक डेमन कहा जाता है बड़े पसंद आए। गैलेक्सी के अधिकतर लोग इन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा ये बड़े ताकतवर हैं। सोचो जरा, अगर मैं तुम्हारी बेटी की पवित्रता को इन्हीं के हवाले कर दूं तो कैसा लगेगा? स्क्रीन पर लड़की चीखने लगी, बचाओ बचाओ। अर्चित ने फिर से शराब की घूंट ली और स्क्रीन को निहारता रहा। कोई भी आम लड़की ऐसे हमले से जीवित नहीं रह पाएगी। अगर रह भी गई तो मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो कभी सामान्य जीवन नहीं जी सकेगी। उसका जीवन एक दुस्वप्न बन जाएगा। समिति सदस्य अब तक अर्चित के सामने घुटनों के बल पड़ा, पैंट के किनारे को खींचते हुए रोते गिड़गिड़ाते बोला, कृपया, मैं हाथ जोड़ता हूं। मेरी पत्नी और बेटी निर्दोष हैं। जो चाहे ले लो, मुझसे जो काम कराना हो करा लो, मैं सब करूंगा। अर्चित ने नीचे देखा। लगता है मेरे जूते गंदे हो गए हैं। वह आदमी झट से जुबान निकालकर जूते चाटने ही वाला था कि तभी स्क्रीन पर जोरदार विस्फोट हुआ। बेडरूम का दरवाजा उड़ गया और कुछ लोग अंदर घुस आए, जिन्होंने वहां के हमलावरों को झटपट निपटा दिया। स्क्रीन पर हरि प्रकट हुआ। बहुत समय बाद मिल रहे हैं अर्चित राय, कैसे हो? अर्चित सन्न रह गया। उसके हाथ से शराब का गिलास टूटकर गिर गया। अब तो कुछ कहो भी नहीं सकते। कितनी बोरियत है। हरि ने उंगलियां चटकाई और लड़की को स्क्रीन पर लाया। अर्चित, मुझे पता था कि तुम अनैतिक हो, लेकिन इतना गिरोगे ये नहीं सोचा था। तुम कभी वर्ल्ड फेडरेशन के सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे। क्या तुम्हें वो दिन याद है? अब जबकि अर्चित राय ने अपनी विश्व महासंघ की अध्यक्षता त्याग दी थी, उसे अपनी छवि या प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी। तभी उसका सचिव दौड़ते हुए अंदर आया। सर, समस्या हो गई है। आपकी हवेली से फोन आया है।
आपका बेटा स्कूल से लौटते समय अगवा हो गया है। अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हमने खोजबीन शुरू कर दी है। अर्चित ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं है सर। अर्चित ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। देखो, वो वहां है। हरी एक बच्चे को ऐसे पकड़े हुए था जैसे कोई चूजे को पकड़े। मुझे भी इस तरह की तरकीबें पसंद नहीं, लेकिन अगर तुम कीचड़ में उतर चुके हो तो मुझे भी कोई परहेज नहीं। तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं होगा, है ना? अर्चित का बेटा चिल्लाया। पापा, मुझे बचाइए, हरी ने मुस्कुराते हुए कहा। जिन जिन लोगों को तुमने अगवा किया है उन्हें सुरक्षित और सही सलामत उनके घर छोड़ दो। अगर उनमें से किसी को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं भी तुम्हारे बेटे के साथ वैसा ही करूंगा। और अगर किसी महिला को नुकसान हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को नपुंसक कर दूंगा। मुझ पर शक मत करना, तुम जानते हो मैं ऐसा कर सकता हूं। हरि के इन शब्दों से अर्चित बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। वह बर्फ की मूर्ति की तरह ठंडा रहा। उसने जमीन पर पड़े आदमी को उठाया, उसके कपड़े झाड़े और धीरे से बोला, सब कुछ ठीक है। हरि ने बहुत अच्छा किया। कृपया उन्हें बता दीजिए कि मैं अब उनके आदमियों को नहीं छेड़ूंगा। वह आदमी अर्चित को हैरत से देखता रह गया। कुछ समय पहले तक उसका परिवार नरक में था और अब हरि ने सब कुछ बदल दिया था। उसे तसल्ली हो गई कि उसने हरि का साथ देना ही सही समझा। अगर वह अर्चित के पक्ष में गया होता तो वह उसे मोहरे की तरह छोड़ देता। उसने अर्चित के चेहरे पर थूक दिया। अर्चित हिला तक नहीं। उसने 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स को बुलाया और इशारे से आदमी को बाहर निकालने को कहा। बाहर निकलते ही वो आदमी रोने लगा। कांपते हुए उसने हरि को फोन मिलाया। माफ कीजिए, मैं, हरि ने मुस्कुराकर कहा, घबराइए मत। मुझे खेद है कि मैं देर से पहुंचा, लेकिन खुशी है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैं अपने साथियों की रक्षा करना अपना फर्ज मानता हूं। आपका धन्यवाद कैसे करूं हरि? अगर आप न होते तो मेरा परिवार। वह फपक पड़ा। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। हरि शांत रहा। अब आंसू पोंछिए और जाकर अपने परिवार का ख्याल रखिए। वे बहुत डर गए होंगे, उन्हें सांत्वना देना जरूरी है। धन्यवाद धन्यवाद। अपने दफ्तर में बैठा अर्चित चेहरे से थूका पोंछते हुए बोला, क्या मेरा बेटा छोड़ दिया गया? सचिव ने कहा, चिंता मत कीजिए सर, वो सुरक्षित है। कम से कम हरि एक ईमानदार और सम्माननीय इंसान है। अर्चित की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। बेटा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर वो मर भी जाए या और भी मरें तो मैं और पैदा कर लूंगा। उसे डर अपने बेटे के घायल होने से नहीं था, बल्कि हरि के पागल हो जाने से था। अगर हरि ने भी अपहरण जैसी तरकीबें अपनाई तो उसके साथी असुरक्षित हो जाएंगे। अर्चित अंधकार का प्रतीक था, लेकिन वह डरता था कि कहीं यही अंधकार उसके खिलाफ न हो जाए। अगर हरि भी वही चालें चलने लगा तो उसके गुट में दरार आ सकती है। उसके सचिव ने कांपते हुए पूछा, तो अब अगला कदम क्या होगा? हम हरि और उसके साथियों को नहीं छू सकते। अब हमें बीच के लोगों को अपनी ओर खींचना होगा। बहुत से अधिकारी अब तक तटस्थ थे। अब समय आ गया था कि उन्हें मजबूर किया जाए। सचिव ने एक सूची निकाली जो उसने पहले ही तैयार कर रखी थी। अर्चित ने एक नाम पर उंगली रखी। अरे हां, ये तो बच्चों का शौकीन है। 10 साल से छोटी लड़कियों में दिलचस्पी रखता है। इसका कोई सबूत निकालो और भेज दो। अगला, ये आदमी बीवी से डरता है। कोई रखेल भेजो और उसे धमकाओ। इसके बाद वाला एक जवान सेनापति है जो अनाथ था। जवानी का जोश, उसे एक प्रेमिका दिलाओ और उसका नकली अपहरण करवा दो। वो लड़की दरअसल अर्चित की एजेंट होगी जो पूरी तरह उसकी पकड़ में रहेगी। हर इंसान के पास कोई न कोई कमजोरी होती है। अगर नहीं होती तो हम उसे कमजोरी देंगे। सचिव मन ही मन अर्चित की क्रूरता से डर गया। अर्चित ने आगे कहा, अपहरण करने वाले हरि के आदमी लगें, ऐसा इंतजाम करना। समझ गया सर। अब जबकि सब योजनाबद्ध हो गया, अर्चित ने फिर शराब का गिलास भरा। मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें एक अरबपति ने पूरी ग्रह खरीद ली थी। उसने वहां के जीवों को हवा, धूप जैसी मूलभूत चीजों तक भी मुफ्त पहुंच से वंचित कर दिया था। सचिव चौंका। वो तो रिपोर्ट होते ही नष्ट हो जाता। वो आदमी मूर्ख था, पर मैं उसकी महत्वाकांक्षा की सराहना करता हूं। मेरा सपना भी वैसा ही था, पूरे गैलेक्सी को अपने इशारों पर चलाना।
अगर मैं उतना अमीर बन गया तो सबको मेरी इजाजत से सांस लेनी होगी। यह एक पागल और भयावह इंसान का सपना था, अर्चित राय का सपना। अर्चित राय ने अपनी कपटी योजना का बाकी हिस्सा अपने सचिव को सौंप दिया। इस रफ्तार से सिर्फ आधे साल में हरि का गुट पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगा। अंततः वो मुझसे टक्कर लेने के लिए काफी मजबूत नहीं है। अर्चित राय खिड़की के पास गया और बाहर अंतरिक्ष को शांत भाव से देखने लगा। सचिव मुस्कुराया। पूरे आकाश गंगा में शायद आप ही अकेले हैं जो ऐसा कह सकते हैं सर। अर्चित राय ने सिर हिलाया। मैं ये नहीं कह रहा कि हरि कमजोर है। शुद्ध ताकत की बात करूं तो शायद मैं उसका मुकाबला न कर पाऊं। मैं बात कर रहा हूं दृढ़ता की। हरि तमाम किए गए कार्यों के बाद भी एक नैतिकता से युक्त व्यक्ति था। अर्चित राय ने आह भरी। उसके पास दक्ष और आकाशगंगा की 4 प्रमुख जातियों का समर्थन है और उसकी प्रसिद्धि पहले से कहीं अधिक है। उसके पास इक्कों से भरा हाथ है, लेकिन अफसोस की बात है कि उसे उनका उपयोग करना नहीं आता। सचिव ने चापलूसी की। कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता सर। अर्चित राय मुस्कुराया। सच कहूं तो अगर हरि दूसरों को नियंत्रण में लेने में थोड़ा भी माहिर होता तो हम सचमुच हार गए होते। लेकिन अंत में जीत आपकी हुई सर। समय के साथ हरि का गुट अलग थलग पड़ जाएगा और अर्चित राय का नियंत्रण आ जाएगा। वह उनके भीतर फूट डालकर उन्हें आपस में ही खत्म कर देगा। हालांकि ये योजनाएं वर्तमान में अवास्तविक लगती थीं, क्योंकि अर्चित राय का गुट अभी भी कहीं अधिक कमजोर था। लेकिन वह सपना देख रहा था कि वह हरि को कुचल देगा। वास्तव में हरि, दक्ष और 4 प्रमुख जातियों के समर्थन के साथ किसी से नहीं डरता था। शायद वह अर्चित राय को मिटा न सके, लेकिन अपनी शक्ति और अधिकार को मजबूती से थामे रख सकता था। सुरा।